जब भी हम क्रांति या रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? तलवारें, जंग, है ना? लेकिन सोचिए, क्या कोई क्रांति सिर्फ सवालों और किताबों से भी शुरू हो सकती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। ये कहानी है ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले की। वो दो लोग जिन्होंने साबित किया कि बदलाव का सबसे बड़ा हथियार ज्ञान होता है। ये जो बात है ना, जब समाज अंधेरे में हो तो क्रांति तलवार से नहीं बल्कि शिक्षा से होती है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। सच पूछिए तो ये वो चिंगारी थी जिसने 19वीं सदी के पूरे भारतीय समाज की नींव हिलाकर रख दी थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी पहली चिंगारी वो भड़की थी ज्योतिबा फूले के मन में उठे कुछ बहुत ही सीधे लेकिन बहुत ही गहरे सवालों से। ज्योतिबा फूले ने उस वक्त के समाज को बहुत करीब से देखा, उसकी नब्ज को पकड़ा, और उन्होंने पाया कि असली दिक्कत गरीबी या गुलामी नहीं है। असली बीमारी तो है जानबूझकर फैलाई गई अज्ञानता। उन्होंने ये महसूस किया कि सारा का सारा ज्ञान तो बस मुट्ठीभर लोगों के पास कैद है, और जो बहुजन समाज है, जो दिन रात पसीना बहाता है, उसकी समाज को चलाने वाले किसी भी फैसले में कोई आवाज ही नहीं है। और यहीं से, इसी एहसास से एक सवाल ने जन्म लिया। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से चली आ रही व्यवस्था की जड़ों पर सीधा वार किया। सवाल था, अगर ईश्वर सबका है तो फिर शिक्षा वो सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही क्यों? अब ये बस एक सवाल नहीं था, ये अपने आप में एक वैचारिक क्रांति का बिगुल था। देखिए, कोई भी बड़ी क्रांति अकेले नहीं होती। एक विचार को हकीकत बनाने के लिए एक योद्धा भी चाहिए, और ज्योतिबा के इन क्रांतिकारी विचारों को जमीन पर उतारने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं सावित्रीबाई फूले। और इन दोनों की जो साझेदारी थी ना, कमाल की थी। सोच और एक्शन का एक परफेक्ट मेल। मतलब अगर ज्योतिबा ने सवाल पूछा कि सामाजिक असमानता क्यों है, तो सावित्रीबाई ने उसका जवाब दिया कि इसे कैसे खत्म करना है। एक तरह से ज्योतिबा अगर इस पूरे आंदोलन के आर्किटेक्ट थे, तो सावित्रीबाई वो पहली योद्धा थीं जो उस नक्शे को जमीन पर हकीकत बना रही थीं। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए। साल था 1848। एक ऐसा वक्त जब किसी महिला का घर से बाहर निकलना तक बड़ी बात मानी जाती थी। उस दौर में सावित्रीबाई फूले ने वो किया जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता था। वो बनी भारत की पहली महिला टीचर, और उन्होंने लड़कियों के लिए देश का पहला स्कूल खोल दिया। और यह तब हुआ जब लड़कियों को पढ़ाना धर्म के खिलाफ एक पाप समझा जाता था। लेकिन ये क्रांति आसान नहीं थी। इसकी कीमत उन्हें हर रोज चुकानी पड़ती थी। जब सावित्रीबाई स्कूल जाने के लिए निकलती थी ना, तो लोग उन पर फूल नहीं, पत्थर और कीचड़ फेंकते थे। रास्ते में गालियां सुनते हुए, अपमान सहते हुए वो आगे बढ़ती थीं। और उनका गुनाह क्या था? सिर्फ इतना कि वो लड़कियों को पढ़ाना चाहती थीं। पर ना तो पत्थर उन्हें रोक पाए और ना ही वो कीचड़ उनका रास्ता बदल सका। क्यों? क्योंकि सावित्रीबाई को एक बात पक्की पता थी कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उस आने वाले कल का ऐलान था जिसे वो साफ साफ देख पा रही थीं। अब ये सोचकर हैरानी होती है ना कि किसी को सिर्फ पढ़ाना, इतना सीधा सा काम, उस समय की पूरी व्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा आखिर कैसे बन गया? तो चलिए देखते हैं कि फुले दंपत्ति के गुनाह क्या क्या थे। नंबर 1, उन्होंने लड़कियों को पढ़ाया। नंबर 2, उन्होंने बहुजन बच्चों तक ज्ञान पहुंचाया जिनसे यह हक छीना गया था। और नंबर 3, जो कि सबसे बड़ा गुनाह था, उन्होंने उस ब्राह्मणवादी सिस्टम पर सीधा सवाल उठा दिया जो इस पूरे अन्याय को सही ठहराता था। असल में उस वक्त की व्यवस्था चलाने वाले लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते थे, वो ये कि जिसे आज आप अक्षर ज्ञान देंगे ना, वो कल आपसे अपने हक का हिसाब जरूर मांगेगा। उन्हें डर था कि अगर बहुजन समाज पढ़ लिख गया तो वो सवाल करना शुरू कर देगा, और बस एक सवाल किसी भी जालिम व्यवस्था की नींव हिलाने के लिए काफी होता है। तो अब ये साफ था कि यह आंदोलन सिर्फ एक स्कूल तक सिमटकर नहीं रह सकता था। इस विचार की आग को पूरे समाज में फैलाना था, और इसके लिए फुले दंपत्ति ने इसे संगठन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया। ये साल था 1873, जब ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। नाम से ही इसका मतलब साफ है, सत्यशोधक समाज, यानी सच की खोज करने वालों का समाज। और इसका मकसद क्या था? मकसद था धर्म के नाम पर जो शोषण और पाखंड चल रहा था, उससे ऊपर उठकर असली सच्चाई और इंसानियत के न्याय को खोजना। और इस समाज की जो सोच थी ना, वो उस समय के ब्राह्मणवादी सिस्टम पर एक सीधी टक्कर थी।
देखिए, एक तरफ सिस्टम कहता था कि जाति जन्म से तय होती है, तो सत्यशोधक समाज ने कहा नहीं, ये सब इंसानों का बनाया हुआ ढकोसला है। सिस्टम कहता था कि ज्ञान बस कुछ खास लोगों का हक है, तो समाज ने कहा नहीं, हर इंसान बराबर पैदा होता है और ज्ञान पर सबका हक है। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर ही नहीं लड़ी गई, बल्कि कलम से भी लड़ी गई। ज्योतिबा ने लिखी गुलामगिरी, एक ऐसी किताब जिसने हजारों साल से चले आ रहे शोषण का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया। और दूसरी तरफ थी सावित्री बाई, जिनकी कविताओं ने महिलाओं के अंदर एक नई आग जलाई, उठने की, पढ़ने की और अपनी आज़ादी के लिए लड़ने की। तो सवाल उठता है कि ये सारी बातें, ये पूरा संघर्ष, क्या ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज होकर रह गया है? या फिर फुले दंपत्ति ने जो मशाल जलाई थी वो आज भी हमारे बीच जल रही है? बस एक पल के लिए अपने आसपास देखिए। जो सवाल ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने लगभग 150 साल पहले उठाए थे, क्या वो आज पुराने हो गए हैं? आज भी ये सवाल कायम है। शिक्षा असल में किसके लिए है? अच्छे मौके किससे मिल पाते हैं? और समाज में इज्जत से जीने का हक किसके लिए आज भी एक संघर्ष है? ये सवाल आज भी उतने ही तीखे हैं, उतने ही जरूरी हैं जितने तब थे। और आखिर में फूले की विरासत हमें एक बहुत ही सीधी लेकिन बहुत गहरी बात याद दिलाती है। चुप रहना भी अन्याय का साथ देना है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम अपने चारों तरफ कुछ गलत होता देखते हैं तो क्या हम सवाल उठाते हैं या हम भी चुप रह जाते हैं?